गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इतिवृत्तों की रचना। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार में अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य इन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे कि उन्होंने क्या क्या विजय प्राप्त की, कैसे कौन से रूल रेगुलेशन चलाए, कैसे लोगों से उनको प्रजा से उनको मनवाया, ये सारी चीज़ें। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में भी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहां और आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। तुर्की से फारसी की ओर मुगल दरबारी इतिहास फारसी में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। चूँकि मुगल चगताई मूल के थे। किस मूल के थे? चगताई मूल के थे। अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। उनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे। किसने? बाबर ने तुर्की में लिखे अपने संस्मरण और कविताएं। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने के को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य ये भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह भी स्त्रों के प्रशासन की भाषा बन गई जिसे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था। चूँकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया था। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रजमनामा के रूप में हुआ। पांडुलिपियों की रचना मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी गई थी। हाथ से जो रचना लिखी जाती है उसको क्या बोला जाता था? पांडुलिपि। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था। बादशाह जो भी लिखवाता था उनका एक संग्रह रखा जाता था, उसको लिपि घर बोलते थे तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कोई कागज बनाता था, कोई पन्ने तैयार करता था, कोई सुलेख की पाठों की नकल तैयार करता था, कोई कोफ्तगरों की पृष्ठों को चमकाने के लिए, चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए कि इसके सामने क्या लिखा गया उसी प्रकार का चित्र उसके सामने बनाते थे। और कई क्या करते थे, उन पर जिल्द साज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसको
सील करके एक जिल्द उस पर करना, एक जल चढ़ाना, जिसको हम बोल सकते हैं जलद चढ़ाना। बैठाने के लिए आवश्यकता होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। इसी तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविकता रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियां और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली थी। इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को, मान लो पांडुलिपि लिखते थे, उसमें क्या क्या पहले बताया इन्होंने, पृष्ठ तैयार करने वाले भी होते थे, सुलेखक भी होते थे, उनके सामने चित्रकार चित्र बनाने वाले भी होते थे, उनकी नकल तैयार करने वाले भी होते थे। तो कई व्यक्ति उनमें काम करते थे। लेकिन पुरस्कार और पदवियां किसको? सिर्फ सुलेखक और चित्रकारों को ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जबकि जो कागज बनाने वाले थे, जिल्द चढ़ाने वाले थे, उनका नाम क्या रहा? गुमनाम कारीगरी बनकर रह गए। वो सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। कौन सी थी अकबर की पसंदीदा शैली? नस्तलिक। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे, सपाट, प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 किलोमीटर की नोक वाले छंटे हुए सरकंडे जैसे कलम, आपने देखी होगी, पहले कलम होती थी, सरकंडे से बनाई जाती थी, उसी प्रकार से के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। सामान्य कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था। जैसे कलम बनाई जाती थी तो उसके बीच में आगे नोक पर छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वो स्याही सोख ले और अच्छे से लिख सके। आगे है हमारा टॉपिक रंगीन चित्र। जैसा कि हमने पिछले अनुवाद में पढ़ा, मुगल पांडुलिपियों की रचना चित्रकार भी शामिल थे। कैसे? कि जो भी पेज पर लिखा जाता था उसके सामने उसी को चित्र में दर्शाना, तो वो चित्रकार करते थे चित्र का काम। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासकारों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता तो सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतार कर वहां संलग्न कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपियों के पृष्ठों पर आसानी से लगाया जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही ना जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी सशक्त माध्यम था। मान लो कोई बात हम लिख नहीं सकते तो वो चित्र में दिखाई जा सकती है, तो वो बातें चित्र में दिखाई जाती थी। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि उसमें जीवन हो। क्योंकि आपने देखे होंगे कई चित्र जो होते हैं ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सजीव है, ऐसे लगते हैं बिल्कुल सामने है हमारे ये दृश्य वास्तव में। बादशाह, उसके दरबार और उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग ने प्रतिनिधियों अथवा उलमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन के एक ऐसे ही प्रसंग वर्णित थे, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया है। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लिखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हो, और यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर ही कर सकता था। उन्होंने सोचा, मुसलमानों ने इसलिए इसका विरोध किया क्योंकि चित्रकार क्या है, अपने तरीके से उस पूरे दृश्य को दर्शा सकता है। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो घटनाएं हो रही हैं उनका किसके हाथ में लिंक है? सिर्फ भगवान के हाथ में। चित्रकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दिखाया भी गया है एक मुगल किताब खाना के बारे में, कैसे किताबें लिखी जाती हैं, कैसे जिल्द चढ़ाए जाते हैं उनके ऊपर, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट इसमें है, किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीकों की व्याख्या की। प्राय प्रत्येक जनसमूह ने इस परंपरा को ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज्यादा मेल खाती थी।
जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था उस समय कई एशियाई अक्षेत्रों के शासक ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। बीजात जैसे चित्रकारों के नाम से ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धियों को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। ईरान से भी कलाकार मुगलकालीन भारत आने में सफल हुए और कुछ को मुगल दरबार में लाया भी गया, जैसे कि मीर सैयद अली अब्दुस्समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए सारे साथ साथ। जो भी समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो या फिर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।